हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथविला। तो हम लोगों ने महा मैराथन की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी हुई है और आज हम इसकी 4th वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसकी 3 वीडियोस बना ली हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2nd, 3rd और 4th जो है वो कंप्लीट किया है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं आगे के चैप्टर्स पढ़ने का, 5th चैप्टर से आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग चैप्टर 3rd और चैप्टर 4th ज़रूर करें। क्योंकि मूवमेंट्स और कपल्स चैप्टर का आगे बहुत यूज़ है, ठीक है। और छोटे छोटे चैप्टर है, इजी अगर आप लोग करते हैं तो आपसे हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, एनालिटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, ए 1 शॉट वीडियो में। अब देखो कंडीशंस क्या क्या होती हैं जब एक प्लेन के अंदर बहुत सारे फोर्सेस लाए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बना के बता देती हूँ। मान लो ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे फोर्सेस लाए कर रहे हैं। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक ये है, एक ऐसे है, एक ऐसे, तो काफ़ी सारे फोर्सेस हो गए। तो ये सारे फोर्सेस कब इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस तो होती होंगी ना, कि उस कंडीशन पे ये इक्विलिब्रियम में आपस में होंगे। तो उन्हीं कंडीशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं या क्या क्या उनके रूल्स होते हैं, कैसे हमें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन सारी चीज़ों को हम चैप्टर नंबर 5 में जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे थ्योरम्स को। इस चैप्टर के अंदर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिनमें से एक ज़रूर आएगी, तो ये आपको छोड़नी नहीं है। मैंने जो देखे हैं सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर जो लास्ट ईयर के, तो ऑल यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि हर 2 साल में ये रिपीट ज़रूर हो रही है थ्योरम्स। तो मे बी इस साल भी आ जाए, तो आप लोगों को ये छोड़नी नहीं है। 3 ही थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इन्हीं थ्योरम में ये जो पूरा चैप्टर नेम है ना, ये जो इक्विलिब्रियम की ये कंडीशंस है, वो इसी थ्योरम में जो है वो डिक्लेयर की गई हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारे थ्योरम हो जाएंगे तो भाई थ्योरम का हमें रियल लाइफ में यूज़ करना भी आना चाहिए, उसके एप्लीकेशन भी पता होने चाहिए। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे, वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में से मैंने चूज़ करें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में से क्वेश्चंस करेंगे जो इन थ्योरम पे बेस्ड होगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम यहाँ पे कंडीशंस पढ़ेंगे। ये सारा इंट्रोडक्शन में आता है और थ्योरम्स वगैरह में आता है। और जो हमारे इस चैप्टर का मेन पार्ट है, यानी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जब नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं, मतलब बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, वो भी कैसे फोर्सेस जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब कोप्लानर फोर्सेस। तो इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, 3 इसकी फॉर्म्स पढ़ेंगे, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम ये फॉर्म तो पढ़ लेंगे, अब हमें इसका भी यूज़ करना आना चाहिए। तो इस पे बेस्ड भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर में बताया गया है इसके कुछ वर्किंग रूल्स, मतलब कैसे आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उन वर्किंग रूल्स को पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें। उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे, और वो भी कौन से क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोगों के लिए उठाए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया होगा। मैं एक बार आप लोगों के लिए जूम कर देती हूँ, आप लोग इसे देख लो, ठीक है। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 थ्योरम पढ़ेंगे, तो पहले हम फर्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप थ्योरम को समझो। एक बार आप थ्योरम समझ जाओगे तो आप इसको खुद भी प्रूव कर सकते हो, ये इतना ईजी है समझने में। तो पहला थ्योरम क्या कह रहा है, इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, कोई भी एक बॉडी ले लो, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, उस पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। मैंने मान लिया पहले फोर्स का नाम Q है, पहले फोर्स का नाम P है, दूसरे फोर्स का नाम Q है और तीसरे फोर्स का नाम R है। तो एक रिजिड बॉडी पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और कहता है अगर हमें गिवन दे रखा है कि वो तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, 3 फोर्स जो आपको दे रखे हैं वो तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसा कंपलसरी होगा कि वो कोप्लानर भी होंगे। मतलब
कि अगर किसी बॉडी पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में हैं तो ज़रूर वो क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, तभी वो इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, वरना वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम एक यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छे से डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो 3 फोर्स आपने गिवन दे रखे हैं ना हमें थ्योरम में, हम इनको PQR लेट कर रहे हैं और जिस लाइन से ये गुजर रहे हैं उस लाइन का हम ABC या कुछ भी नाम जो है वो रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है। एक सेकेंड ब्लू पेन से लिख देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ पे किया, लेट द 3 गिवन फोर्सेस बी P Q एंड R, कि जो 3 फोर्सेस आपको गिवन दे रखे हैं ना वो क्या है, P है, Q है और R है, और जिस एक्सिस पे या फिर जिस लाइन पे ये एक्ट कर रहे हैं उन लाइन के नाम भी दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिंग अलोंग द लाइंस। कौन सी लाइंस, A, B और C। मतलब पहले वाले की लाइन का नाम A है, दूसरे वाले का B है और तीसरे वाले का C है। अब ये ABC को और अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम में समझेंगे। अभी जो हेडिंग वगैरह है वो हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये हमें इक्विलिब्रियम में दे रखे हैं तो आप यहाँ पे लिख के बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसको इक्विलिब्रियम में रख के चलो, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना सबको समझ में आता है। अब हम थोड़ा फिगर की तरफ बढ़ते हैं। फिगर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे तो आना पॉसिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट पेज पे बना रहे हैं। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया ना, एक A पॉइंट ले लिया P के ऊपर। 3 फोर्स हमें दे रखे थे, मान लिया मैंने पहला फोर्स P मान लिया, और दूसरा फोर्स मैंने Q मान लिया, और तीसरा फोर्स मैंने R मान लिया। अब ये उल्टे सीधे इसलिए ले रखे हैं क्योंकि हमें इनको पैरेलल शो नहीं करना। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर ये पैरेलल होंगे तो जो हम सेकंड थ्योरम पढ़ेंगे ना उसमें आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम पैरेलल इसमें क्यों नहीं ले रहे, नॉन पैरेलल क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, इसको मैंने A नाम दिया था, इस लाइन को मैंने B नाम दिया था, और इस लाइन को मैंने C नाम दिया था। ये फोर्सेस नहीं है, ये इस लाइन का नेम है। जैसे L लाइन होती है ना, वैसे C लाइन, B लाइन और A लाइन। लेकिन इस लाइन के ऊपर ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसके नाम R, P और Q है रिस्पेक्टिवली। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे की है ना, इस चीज़ को आप लिख दोगे प्रूफ के अंदर कि ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे 3 फोर्सेस लिए हैं और ABC के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, जैसा अभी मैंने पिछले पेज पे आपको लिख के बताया। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P के ऊपर। आपको एक पॉइंट लेना है और इसको नाम देना है A। ठीक है, ऐसे ही इस B के ऊपर एक पॉइंट लेना है जिसको नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, और ऐसे ही सेम इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, ये दोनों आपस में जो है वो ज्वाइंट हो रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं Q फोर्स के लिए AB के अराउंड मूवमेंट निकालती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है ना, और P की तरफ से निकालती हूँ AB के अराउंड तो वो इस तरीके से जाएगा। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक तो ये बराबर आ रहे हैं, दूसरा ये अपोजिट आ रहे हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट के केस में हमेशा क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, कट जाते हैं या फिर 0 आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास 2 वैल्यू हैं 5 और -5, तो हम क्या करते थे, इनको कैंसिल करके 0 ले आते थे। एक तो ये इक्वल होती थी, दूसरा अपोजिट होती थी। अपोजिट का मतलब है ये प्लस में आ रहा है तो ये माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करते थे, इसको कैंसिल आउट कर देते थे। सेम चीज़ हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट आ रहा होगा, उसी का इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो हमने क्या बोल दिया कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनका जो मूवमेंट होगा AB के अराउंड या AB के अबाउट वो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले जितना हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया ना उतनी चीज़ें हम प्रूफ में देखते हैं कैसे लिखनी है। तो हमने पहले A पॉइंट लिया था P के ऊपर, फिर हमने B पॉइंट लिया था, फिर इनको ज्वाइन किया था और हमने क्या देखा, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। फिर इसके अबाउट मैंने इन दोनों फोर्सेस का जो है वो मूवमेंट बताया यहाँ पे।
तो इस चीज़ को पहले हम लिख लेते हैं। तो कैसे आपको लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे, ये सारा प्रूफ के अंदर ही आएगा। टेक अ पॉइंट ए ऑन द लाइन। अब इसमें लाइन से ज़्यादा अच्छा वर्ड ना लाइन ऑफ एक्शन होता है। बात एक ही है, इस लाइन को ही हम लाइन ऑफ एक्शन कह रहे हैं, लेकिन आप स्टैटिक्स में अगर लाइन लिखोगे तो वो थोड़ा सूटेबल नहीं है, तो आप लाइन ऑफ एक्शन लिखना। तो लाइन ऑफ एक्शन ए ऑफ पी, ए यहाँ पे लाइन का नेम है, लाइन ऑफ एक्शन का नेम है। एंड, और हमने पॉइंट बी लिया था, एंड अ पॉइंट बी ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन बी ऑफ क्यू। ठीक है, देन तो क्या हुआ था कि जो फोर्सेस पी और क्यू फोर्सेस थे उनको कौन मिला रहा था, ए बी मिला रहा था। ए बी उनको ज्वाइंट कर रहा है। ए बी एक ऐसा कनेक्टर है जो पी और क्यू को ज्वाइंट कर रहा है आपस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन, यहाँ पे पी एंड क्यू मीट्स अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से वो मीट कर रहे हैं, जिस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, जिस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, ए बी। तो इससे क्या होगा, देयर मूवमेंट, उनका जो मूवमेंट होगा ए बी के अराउंड वो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो द मूवमेंट्स अबाउट ए बी वैनिशेस, समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ से भी वही लग रहा है, यहाँ से भी वही लग रहा है, और दोनों आपस में अपोजिट भी है, तो साइन चेंज हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि पी क्यू आर, हमें गिवन थ्योरम में दे रखा है कि पी क्यू आर आपस में इक्विलिब्रियम में लेके चलने हैं। तो अगर पी क्यू आर इक्विलिब्रियम में है ना, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो इन तीनों का मूवमेंट होगा उसका सम हमेशा ज़ीरो रहेगा। इन तीनों का जो मूवमेंट होगा उसका सम हमेशा ज़ीरो रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है कि जब भी पी क्यू एंड आर, तीन नॉन पैरेलल लाइन क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होगी, आर इन इक्विलिब्रियम, देन सम ऑफ देयर मूवमेंट्स, इन तीनों की मूवमेंट्स का जो सम होगा अबाउट ए बी के अबाउट, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं कह रही हूँ कि इन तीनों के मूवमेंट का सम, ये मूवमेंट है, ठीक है, इन तीनों के मूवमेंट का सम ज़ीरो है। और अभी हमने यहाँ बोला पी और क्यू के मूवमेंट का सम भी ज़ीरो है, मतलब पी प्लस क्यू तो ज़ीरो है ही, ये चीज़ तो ज़ीरो है। तो क्या बच गया, एम आर बच गया, मतलब मूवमेंट ऑफ आर। तो क्या मूवमेंट ऑफ आर भी ज़ीरो होगा, बिल्कुल होगा, मूवमेंट ऑफ आर भी ज़ीरो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको करके नहीं दिखाना, ये मैंने रफ में आपको करके दिखाया, ये आपको थ्योरम में इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसके बाद हैंस द मूवमेंट ऑफ आर इज़ ऑल्सो ज़ीरो। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया कि मूवमेंट ऑफ आर भी तो ज़ीरो हो रहा है, तो द मूवमेंट ऑफ आर इज़ ऑल्सो ज़ीरो अबाउट ए बी के अबाउट या ए बी के अराउंड। ठीक है, अब यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि इसका मूवमेंट ज़ीरो है। तो किसी भी फोर्स का मूवमेंट ज़ीरो सिर्फ दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो फोर्स ज़ीरो हो तब हो सकता है, और एक दूसरा कि उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो वो ज़ीरो हो। इसका कहने का मतलब ये है, मूवमेंट हमें पता है क्या होता है, मूवमेंट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स, यही होता है। तो मूवमेंट अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक चीज़ तो ज़ीरो है, या फिर दोनों भी ज़ीरो हो सकती हैं। तो अगर ये ज़ीरो होगा मतलब फोर्स ज़ीरो है, आर की वैल्यू ज़ीरो है, आर इक्वल टू ज़ीरो है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो होने का मतलब है कि या तो वो लाइंस आपस में पैरेलल है या फिर एक के ऊपर ही लाई कर रही हैं। ठीक है ना, अब पैरेलल तो हो नहीं सकती क्योंकि डायग्राम ही हम नॉन पैरेलल लेकर चल रहे हैं, तो पैरेलल का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये हो सकता है कि वो एक ही लाइन के ऊपर जो है वो मीट कर रहे हों या फिर एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हों। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, हैंस या तो भैया फोर्स ज़ीरो है या तो आर की वैल्यू ज़ीरो है, और इट्स लाइन या फिर जो उसकी लाइन है ना, या लाइन ऑफ एक्शन जो है, जो हमने सी नाम दिया है, ठीक है, वो मीट करता है ए बी को
या फिर उसके पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी, या तो वो ए बी को मीट कर रहा है या फिर वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, ये हमारी इसमें कंडीशन निकल गई। लेकिन हम यहाँ पे डायग्राम, ये अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि आर जो है वो ज़ीरो के बराबर है, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग आर तो हो ही नहीं सकता ज़ीरो के बराबर, क्योंकि अगर आर ही ज़ीरो के बराबर हो जाएगा इसका मतलब आर है ही नहीं। ज़ीरो का क्या मतलब है, वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ ज़ीरो है। तो अगर आर की वैल्यू ज़ीरो है इसका मतलब आर तो है ही नहीं, और अगर आर नहीं है तो हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं। लेकिन अभी हमने थ्योरम में क्या पढ़ा कि हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, इफ़ थ्री फोर्सेस, यानी कि हमारे पास तीन फोर्सेस होने चाहिए। तो ये केस तो हमारा ख़त्म हो गया कि आर की वैल्यू ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, मतलब जो हमने प्रूफ किया ना उसी चीज़ को हमें रॉन्ग प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बट आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हैंस, लेकिन आर तो ज़ीरो नहीं है, हैंस द लाइन ऑफ एक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ें निकाली थी कि या तो आर ज़ीरो के बराबर है या फिर उसकी लाइन ऑफ एक्शन ए बी को मीट करती है या फिर पैरेलल है। तीन चीज़ें हो गई, तो पैरेलल तो पॉसिबल नहीं है, एक चीज़ हट गई, ना ही आर बराबर है ज़ीरो के, तो दूसरी चीज़ हट गई। तीसरी क्या बच गई कि पक्का ये जो लाइन ऑफ एक्शन सी है ना ये मीट कर रही होगी ए बी को, मतलब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना ये सी, ये पक्का ए बी को मीट कर रही है किसी पॉइंट पे। तो मैंने पॉइंट का नाम दे दिया डी। ठीक है, ये हम हवा में नहीं ले रहे, ये सारा हम खुद प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपको नहीं करना, वैसे ये पार्ट होना चाहिए था थ्योरम के प्रूफ में, लेकिन आपके बुक्स वगैरह में ये नहीं दे रखा, तो आप लोग ये ना करके आए तो अच्छा है, लेकिन आप रफ में कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिमिलरली, या अभी आप यहाँ पे पहले इसका बता दो कि ये आपने यहाँ पे डी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हैंस द लाइन सी, जो लाइन सी है वो मीट करती है ए बी से इन अ पॉइंट डी या विद अ पॉइंट डी। ठीक है, डी पॉइंट से मीट करती है। अब ये तो हमने एक चीज़ ले ली। ठीक है, आप फिगर को देखो, ये हमने एक चीज़ ले ली। अब अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये सारे को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाए कर रहे हैं, तो एक एक पॉइंट और प्रूफ करके दिखा देते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट इसके लिए यही वाला पॉइंट रहने देते हैं, और इस वाले लाइन ऑफ एक्शन के लिए मैंने एक और पॉइंट ले लिया B1, और इसके लिए मैंने एक और D1 ले लिया। तो क्योंकि एक लाइन से ये पास हो रहे हैं तो ये भी तो पास होंगे, मतलब ये भी तो आपस में जो है वो ज्वाइंट होंगे। ठीक है, अब बात आती है ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, देखो आप मान लो अगर कि आप यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो एक ही रूम के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे एक रूम के अंदर बैठे हो, यहाँ पे आपके पापा बैठे हैं और यहाँ पे आपकी मॉम बैठी है। यहाँ पे आप हो, यहाँ आपके पापा, यहाँ पे आपकी मॉम है। आप कह रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई ना। जब बंदा यहाँ से यहाँ जा सकता है तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, ये रास्ता फॉलो करके यहाँ से यहाँ जा सकता है। सेम इसी डायग्राम में हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का अगर पॉइंट पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ तक अगर मीट कर रहा है तो ये भी पक्का मीट कर सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे अब यहाँ पे, एक तो हमने डी पॉइंट ले लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, B1 और D1 पॉइंट लिया अपने कन्वीनियंस के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफ़ B1, मान लो B1 एक अनदर पॉइंट हम लेते हैं, इफ़ B1 इज़ अनदर पॉइंट ऑन लाइन ऑफ एक्शन B, लाइन ऑफ एक्शन B पे अगर हम एक अनदर पॉइंट लेते हैं ऑफ Q फोर्स की, देन तो क्या देखने को मिल रहा है हमें, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे AB1 भी मीट कर रहा है और D1 भी मीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन, यहीं पे लिख लो, देन C ऑल्सो मीट्स AB1 इन सम पॉइंट D1। अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ये मिल रहा है तो ये भी मिलेगा ही ऑब्वियसली, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया।
अब अगर ये सारे पॉइंट आपस में मिल रहे हैं तो पक्का ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे। कैसे बोला, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था कि आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पे आपके मॉम बैठी हैं, यहाँ पे आपके डैड बैठे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक ही फर्श के ऊपर बैठे हो ना, तभी तो ये यहाँ से यहाँ जा पा रहे हो और यहाँ से यहाँ जा पा रहे हो। तो ये जो एक फर्श है ना, यही एक प्लेन है, ठीक है। ऐसी इस केस में देखें तो ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है डिस्टेंस जब ये एक के ऊपर लाई कर रहे होंगे, एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। तो ये जो इतना लंबा हमने किया प्रूफ, इससे हम ये बोलने को यहाँ पे सक्षम होते हैं दस बी एंड सी आर को प्लानर, कि ये जो बी और सी है ना, ये पक्का को प्लानर है, ठीक है। और लास्ट में आप यहाँ लिख दोगे। अब बी और सी को प्लानर है, बी और सी हमने को प्लानर दिखा दिए, तो ये इससे भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे, सिमिलरली ए को भी दिखा देंगे। अब ए एंड बी सी आर को प्लानर, और यही हम लोगों को तो प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आप लिख दो हैंस प्रूव्ड। अगर थ्योरम एग्ज़ाम में ये वाला आता है और इस तरीके से प्रॉपर डायग्राम बना के प्रॉपर आप प्रूफ को लिख के आते हो एंड तक, तो आपके पूरे मार्क्स इस थ्योरम के कहीं नहीं गए, ठीक है। एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और समझा भी दिया मैंने कि कुछ ऐसा नहीं है कि हवा में चल रहा है, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो सेकेंड थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर आपको 3 फोर्सेस दे रखे हैं और मैं कहती हूँ कि तीनों फोर्सेस एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। मतलब जो आपने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा ना, फर्स्ट थ्योरम में हमने यही करा था कि 3 फोर्सेस गिवन थे, तीनों इक्विलिब्रियम में थे और तीनों एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे थे। उसमें हमें ये प्रूफ करना था कि वो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और इसमें हमें ये प्रूफ करना है प्लेन पे लाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें आप ये प्रूफ करो कि या तो वो तीनों फोर्स आपस में पैरेलल है, या तो वो तीनों फोर्स आपस में पैरेलल है, या फिर एक पॉइंट पे वो मीट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम अलग चीज़ थी और ये अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स नहीं करना। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये 2018 में आ चुकी है, 2012 में आ चुकी है और 2017 में भी एक यूनिवर्सिटी में आई हुई है। तो काफ़ी सारा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है। अब बात करते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा और इसका प्रूफ कैसे होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 2 चीज़ें प्रूफ करनी है, या तो इसे पैरेलल प्रूफ करना है या फिर इसे ये दिखाना है कि ये तीनों फोर्स एक पॉइंट पे जो है वो मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर, इस प्रूफ के अंदर 2 केस बन जाएंगे। एक तो केस 1 बन जाएगा जिस पे वो पैरेलल नहीं है, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और एक केस 2 बन जाएगा जिस पे वो पैरेलल है। तो दोनों ही केस हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाने होते हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक केस करके आते हो तो आपके आधा नंबर जो है वो क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का होगा उसमें से आधे नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो पहले फिगर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पे लिख दो कि आप 3 फोर्सेस ले रहे हो जिनका आप नाम दे रहे हो PQR, और तीनों फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमने पिछले थ्योरम में हम पढ़ के आए हैं, वो कोप्लानर भी होंगे, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले तो जो जो आपको गिवन दे रखा होता है इसको एक स्टेटमेंट के अंदर 2-3 लाइन्स इससे फिल हो जाती है, इसको भर दिया करो। तो लेट PQR बी द 3 फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं एक रिजिड बॉडी पे, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एंड आर इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में भी है, एंड आर इन इक्विलिब्रियम। तो पक्का वो कोप्लानर होंगे, जैसा कि हम पिछले थ्योरम में पढ़ के आ रहे हैं, दे आर कोप्लानर, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस 1 की। तो मैं यहाँ पे केस फर्स्ट ले रही हूँ। केस फर्स्ट में ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि अगर वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इसका मतलब वो पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, इफ़ ऑल द 3 फोर्सेस आर नॉट पैरेलल, अगर वो पैरेलल नहीं है, इफ़ ऑल द 3 फोर्सेस आर नॉट पैरेलल देन at least one of them, मतलब अगर वो फोर्सेस आपस में पैरेलल नहीं है ना, तो उनमें से एक ना एक, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया वन ऑफ देम, या तो P या फिर Q,
इन दोनों में से एक पॉइंट पे ये मीट ज़रूर कर रहे होंगे। अगर पैरेलल नहीं है, देखो पैरेलल ऐसे होते हैं, पैरेलल वो होते हैं जो कहीं भी मीट नहीं करते, इन्फिनिटी तक जो है वो चलते जाते हैं, ठीक है। और नॉन पैरेलल वो होते हैं जो टेढ़े मेढ़े जा रहे होते हैं, जैसे ये लाइन जा रही है, ऐसे ये लाइन जा रही है और ऐसे ये लाइन जा रही है। तो इन नॉन पैरेलल के केस में क्या होता है, एक पॉइंट तो ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पे ये आपस में मीट कर रहे होते हैं। अब तीनों फोर्स मीट ना करें लेकिन कोई दो तो मीट कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अगर तीनों फोर्सेस जो है वो पैरेलल नहीं है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, पी और क्यू में से एक ना एक फोर्स तो ऐसा है जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है जो इन दोनों में कॉमन है। तो उस पॉइंट का नाम मैंने ओ दे दिया, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ओ दे दिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे देन एटलीस्ट वन ऑफ देम पी एंड क्यू मस्ट मीट, मिल ही रहे होंगे एक पॉइंट पे, मस्ट मीट एट पॉइंट ओ, पक्का वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे। एंड देयरफॉर, इसीलिए अब हम क्या बोलेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, मतलब कि अगर ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो भी उस पॉइंट पे ही होगा, वो भी उस पॉइंट से जो है वो गुजर रहा होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू passes through this O point, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये भी दे रखा है कि पी क्यू आर आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस पी क्यू एंड आर इन इक्विलिब्रियम, अब जितना आपने लिखी है ना स्टेटमेंट, उसका पहले डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कोई दो फोर्सेस हमने लिए, पी और क्यू लिया, तो एक फोर्स मैंने ऐसे ले लिया और एक फोर्स मैंने ऐसे ले लिया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे जिसमें ये क्या कर रहे हैं, आपस में मीट कर रहे होंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ओ नाम दिया है और हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से ही हमेशा इसका रिजल्टेंट जो है वो गुजरेगा, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये मैंने नाम दे दिया, एक का नाम दे दिया पी, एक का नाम दे दिया क्यू। तो ये जो है ना, इसको यहाँ पे लिख दो कि ये रिजल्टेंट है पी और क्यू का। ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर दो नॉन पैरेलल फोर्सेस एक पॉइंट से गुजर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी उसी पॉइंट से ही गुजरेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, ये जो मैंने अभी आपको बोला यही आप लिख दो यहाँ पे, therefore R must be equal and opposite, R must be equal and opposite to the resultant of P and Q। कहने का मतलब है ये जो R है ना, ये रिजल्टेंट नहीं है, ये तीसरा फोर्स है। ये जो तीन फोर्स हमें लेने के लिए बोला है ना, ये है पी क्यू आर। तो आर से यहाँ रिजल्टेंट मत समझना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो है तो यही लाइन, ठीक है तो यही लाइन, लेकिन ये रिजल्टेंट भी होगा और तीसरे वाला फोर्स भी होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप बोलोगे हैंस द थ्री फोर्सेस मीट इन अ पॉइंट। अब हमें जो एक पहले केस में प्रूव करना था कि तीनों फोर्सेस जो है वो एक ना एक पॉइंट पे तो मीट कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमने प्रूव कर दी। कैसे प्रूव कर दी कि हमने दो को तो लेके चले हम कि एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकाला। अब उनका रिजल्टेंट भी इससे गुजर रहा है, इसका मतलब तीसरा फोर्स भी इससे गुजरेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब जो पैरेलल वाला केस है उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं केस 2। देखो ये जो चैप्टर्स हैं स्टैटिक्स के, इसमें मोस्टली थ्योरम्स वगैरह ही हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इतने नहीं आते जितने थ्योरम्स आ जाते हैं, तो इसमें सारा वर्डिंग ही है, कुछ न्यूमेरिकल इतना है नहीं। तो पैरेलल में भी अब हमारे दो केस बन सकते हैं, एक तो लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, ये हमने पैरेलल फोर्सेस वाले चैप्टर में जो है वो कवर किया है। लाइक पैरेलल फोर्सेस में होता है दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। मान लो मैंने पी क्यू ले लिया, ये सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ऐसे होता है और ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो R = P + Q। ये हो गया मेरा तीसरा फोर्स, ठीक है।
और एक वो होता है जब हमारे ये जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो मैंने ले लिए, एक ये ले लिया पहला फोर्स, एक ये ले लिया दूसरा फोर्स। और P अगर बड़ा होता है Q से तो P की तरफ ही रिजल्टेंट बनता है। अगर Q बड़ा होगा तो Q की तरफ ही रिजल्टेंट बनेगा। तो इस केस में P की तरफ बनेगा। और क्योंकि ये अनलाइक है, अनलाइक का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो P माइनस Q होगा। ठीक है, इसमें जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, P माइनस Q होगा। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब यही जो मैंने आपको इसमें बताया, इसी चीज़ को आपको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इफ़ टू ऑफ दी फोर्सेस, अगर जो भी 3 फोर्स हमें दे रखे हैं उनमें से अगर कोई 2 फोर्स P एंड Q आर पैरेलल, अगर कोई 2 फोर्स पैरेलल हैं, देन देयर रिजल्टेंट, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ना, देन देयर रिजल्टेंट इज़ ऑल्सो पैरेलल, उनका रिजल्टेंट भी तो उनके पैरेलल जा रहा है, इज़ ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, उनका रिजल्टेंट भी पैरेलल जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि ये जो R है, ये R क्या कर रहा है, R जो है वो तीसरा फोर्स भी है रिजल्टेंट को चलो R1 नाम दे देते हैं, R से कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो रिजल्टेंट को R1 नाम दे देते हैं, यहाँ पे R2 दे देते हैं। तो ये जो R1 है ना, ये इस तीसरे फोर्स के R फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इसी पे ही जा रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस R बैलेंसेस, R जो है वो बैलेंस कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, दिस रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट को जो है वो बैलेंस कर रहा है। देयरफॉर, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ R मतलब R की जो डायरेक्शन होगी वो कॉन्साइड करेगी, मस्ट कॉन्साइड, उसको कॉन्साइड करना ही पड़ेगा, किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे जो है वो एक्ट कर रहे हैं। तो मस्ट कॉन्साइड विद रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। देखो, अगर आपको फिगर समझ आ गई ना, तो जो जो आपने फिगर में बनाया ना वही स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आप बोल दो हैंस, इसीलिए जो थर्ड फोर्स होगा, थर्ड फोर्स इज़ ऑल्सो पैरेलल टू P एंड Q। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड थ्योरम। ठीक है, अब इनकी जो PDFs वगैरह है जो आप लोगों को चाहिए, उसको मैं जो टेलीग्राम चैनल हमारा है वहाँ पे सेंड कर दूँगी। एक बार ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए तो सारी PDFs एक ही साथ जो है मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मुझे देने हैं वो भी मैं साथ में ही सेंड करूँगी। तो अब हम थर्ड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी जो थर्ड थ्योरम है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम। ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे, 2 या 3 इम्पॉर्टेंट वो सारे क्या होंगे, इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, इसी पे बेस्ड होंगे। तो क्या कहती है थ्योरम, इफ़ G इज़ अ पॉइंट इन दी साइड AB ऑफ अ ट्राइंगल OAB। क्या कह रही है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल हम दे दें, जिस ट्राइंगल का ये नाम बता रही है OAB ट्राइंगल दे दें, और हम ये बोल दें कि G एक पॉइंट है AB साइड के ऊपर, ये AB साइड है, इसके ऊपर मैं G एक पॉइंट दे रही हूँ, और मैं ये कह रही हूँ एंड इफ़ OG डिवाइड्स, OG कहाँ है, ये रहा OG, ये डिवाइड करता है AB को 2 पार्ट्स में। वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है कि ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 2 पार्ट्स का नाम भी बता रहा है, M एंड N। मतलब ये जो OG है ना, ये AB को M रेशियो N में डिवाइड करता है। इतना हमें M दे रखा है, इतना हमें N दे रखा है। एंड दी एंगल AOB इंटू 2 पार्ट्स, और यही ना इस पूरे एंगल को, AOB एंगल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। किसमें, एक में अल्फ़ा और एक बीटा। अब ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये दोनों बराबर है या फिर ये दोनों बराबर है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो प्रूव करो कि M + N cot थीटा एंड सो ऑन, ये सारा हमें जो है वो प्रूव करना है। अब बात आती है इसमें थीटा आ कहाँ से गया। तो ये बता रहा है कि ये जो थीटा है ना, ये तुम्हें लेना है एंगल OGB, इस एंगल को तुम्हें जो है वो थीटा लेना है। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब देखो, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें चाहिए M और N। मतलब जो भी मैं प्रूफ अब करूँगी उसमें मुझे कैसे भी करके M और N जो है वो लेकर आना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे निकाला M/N,
क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में है, तो अगर मैं रेशियो में निकाल लेती हूँ तो मैं बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो m अपॉन n क्या हो जाएगा? m क्या है मेरा? इतना पार्ट है AG, ठीक है, डिवाइड बाय n क्या है मेरा? GB, तो डिवाइड कर दिया GB से। अब बात आती है हमें OG, तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो OG लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसी को ही OG कह लो या GO कह लो, उससे मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, उसी से मल्टीप्लाई कर लिया और उसी से डिवाइड कर दिया। अब इसमें हम लगाएंगे साइन फॉर्मूला, यहाँ पे आप लिख दो साइन फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ये कब आएगा? या तो तुम कॉस फॉर्मूला अप्लाई करो तब आएगा, या फिर तुम साइन फॉर्मूला अप्लाई करो तब आएगा। तो क्योंकि साइन फॉर्मूला ज़्यादा प्रेफरेबल है, सबको ईजी लगता है, तो हम यहाँ पे साइन को अप्लाई कर रहे हैं। तो AG क्या है मेरा? AG ये है। AG को अगर मैं साइन के रिस्पेक्ट में लूँ तो मुझे साइन अपोजिट एंगल का लेना पड़ता है, तो AG के अपोजिट क्या है? अल्फ़ा, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो किसका आ जाएगा? अल्फ़ा का। डिवाइड बाय क्या है? GO है, GO कहाँ है? ये रहा GO। अब इसके अपोजिट, यानी एक तो ये एंगल है इसके अपोजिट और एक ये एंगल है, तो एक बार आप ये वाला ले लो और एक बार आप ये वाला ले लो। अभी हम अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, तो अभी हम ये वाला अपोजिट लेके चलेंगे। यहाँ पे 2 बार GO है ना, इसको हम A के साथ ले रहे हैं, तो यहाँ अल्फ़ा वाला एंगल ले लेंगे और यहाँ पे बीटा वाला एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल अगर मुझे निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? तो अब इस एंगल को निकालने के लिए इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? थीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू GO क्या है भाई? GO तो यही है। अभी हमने अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में लिया था, अब हम ये वाला ले लेते हैं बीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये तो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ही निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ये कुछ आएगा साइन थीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय GB कहाँ है? GB ये रहा, इसके अपोजिट तो एक ही एंगल है बीटा, तो यहाँ लिख दिया साइन बीटा। अब अल्फ़ा अपॉन बीटा वाला मैंने एक तरफ कर लिया और जहाँ फॉर्मूले लग रहे हैं उनको एक तरफ कर लिया, इंटू साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है साइन A प्लस बी का और नीचे लग रहा है साइन A माइनस बी का, तो इसको तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया, साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन थीटा इन कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा, ठीक है, डिवाइड बाय, ऐसे ही डिनोमिनेटर में लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से आप यहाँ पे लोगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब अगर मैं इसे नीचे वाले टर्म के साथ लिखना चाहूँ तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही तो होता है। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, मैं इसको लिख रही हूँ, ऊपर वाले टर्म को मैंने लिखा साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा, ये ऊपर वाला टर्म लिख दिया। इसको इसके साथ ले गए तो ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा साइन बीटा। अभी इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि ये हो क्या रहा है, आधों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो गया, साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा, तो ये हो गया। मैंने यहाँ पे इसका कन्वर्स यूज़ किया है। देखो एक चीज़ होती है, अगर A अपॉन बी बराबर है C अपॉन डी के, ठीक है, अगर A अपॉन बी जो है वो बराबर है C अपॉन डी के, तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, ठीक है। ये मेरे पास दे रखा था, कन्वर्ट्स करके मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। देखो ये मेरे पास दे रखा था, कन्वर्ट्स करके इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब जो जो कट रहा है, जो जो डिवाइड हो रहा है उसको काट दो, जो रह जाएगा वो हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे जब आप कैंसिल आउट करोगे सब कुछ, तो आपका जो भी कॉमन जा रहा है या जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, उसके बाद हमारी m अपॉन n की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट बीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली ये तो हो जाएगी पहली इक्वेशन। सिमिलरली हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है ना, एक तो ये प्रूफ करना है और एक ये प्रूफ करना है। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका
इस फॉर्म में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो और ये कॉट थीटा एक तरफ कॉमन निकाल लेते हो तो आपका ये तो आ जाएगा। अब इसकी बात आती है, तो अभी हम अल्फ़ा बीटा एंगल ले रहे थे ना, तो उसकी जगह अब ए और बी एंगल ले लो तो आपका ये भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। यहाँ पे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वरना आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली m/n इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉट बी प्लस कॉट थीटा। ये सेकंड हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप बता सकते हो कि जो भी आप लोगों ने हमें प्रूफ करने के लिए दिया था उसको हमने इजीली जो है वो प्रूफ कर लिया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक हैवी रोड आपको दे रखी है, यूनिफॉर्म रोड, जो कि इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? विद वन एंड रेस्टिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। एक वॉल है आपके पास, ठीक है, एक वॉल है आपके पास, इस वॉल के अगेंस्ट उसको लगाया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे लगाया हुआ है या ऐसे लगाया हुआ है, वो ये आगे बता रहा है। अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड दी अदर, एक एंड तो इससे मिल रहा है, दूसरा एंड जो है वो एक स्मूथ प्लेन से मिल रहा है। एक प्लेन आपको इसमें दे रखा होगा, उस प्लेन से जो है वो मिल रहा है, और वो जो प्लेन है ना वो इंक्लाइन कर रहा है वॉल के साथ थीटा एंगल पे। तो मैंने मान लिया कि प्लेन जो है ना वो ऐसे ले लिया मैंने। अब ये प्लेन इसके साथ थीटा एंगल पे जो है वो क्या कर रहा है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड करता है। इंक्लाइंड का मतलब है वॉल के साथ वो थीटा एंगल जो है वो बनाता है, इतना हमें समझ में आता है। तो वॉल यहाँ कहीं होगी, सॉरी रॉड जो है वो यहाँ कहीं होगी। वॉल तो ये आपकी आ ही रही है, ठीक है, ये आपकी वॉल है, ये वॉल है और ये प्लेन है। ये आपकी रोड होगी पड़ी हुई ऐसे, क्योंकि हमें बोला गया है कि एक एंड तो इसका वॉल के साथ है, दूसरा एंड इसका एक ऐसे प्लेन के साथ है जो थीटा एंगल बनाती है वॉल के साथ। अब प्रूफ कर दो कि जो अल्फ़ा होगा ना, मतलब कह रहा है कि प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है, वो ये प्रूफ करना है, लेकिन कब प्रूफ करना है, जब अल्फ़ा जो होगा वो इंक्लिनेशन होगा रोड का टू दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे होनी भी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल जो है वो ड्रॉ कर ली, इस वॉल के साथ एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर ली। आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, वो हर जगह पैरेलल ही जाएगी। तो ये वॉल मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये कह रहा है कि अगर अल्फ़ा एंगल है किसका, हॉरिजॉन्टल और रोड का, ये रोड है ये हॉरिजॉन्टल है, तो अल्फ़ा एंगल ये वाला एंगल हो गया। तो ये अगर अल्फ़ा है तो प्रूफ करो कि 2 tan अल्फ़ा जो है वो बराबर है tan थीटा के। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो जैसा हमने अभी डायग्राम बनाया ना, उसके अकॉर्डिंग पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो ये जो रोड है इसकी लेंथ आप कुछ भी मान सकते हो, a मान सकते हो, a/2 मान सकते हो। तो हम आसान रहे ताकि, इसलिए हम इसको मान रहे हैं 2a, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो लेट 2a इक्वल टू लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रोड, लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड AB, जिसका वेट मैं W ले लेती हूँ, ठीक है। इस AB का जो वेट है वो कितना है, W है, ये इसका वेट है। तो यहाँ पे आपको लिख के बताना पड़ेगा ऑफ वेट W, ठीक है। और ये किसके साथ कांटेक्ट में है वो भी लिख के बता दो, विद वन एंड, इसका एक हिस्सा, तो एक एंड जो है वो A है और वो कांटेक्ट में किसके है, प्लेन के साथ है कांटेक्ट में, कांटेक्ट विद द प्लेन। और जो इसका दूसरा हिस्सा है, जो इसका दूसरा एंड है B एंड, वो क्या है, किसके साथ कांटेक्ट में है, वो इन कांटेक्ट विद वॉल, वॉल के साथ कांटेक्ट में है, विद द वॉल। और एंगल ACB जो है वो थीटा दे रखा है। अभी हमने सिर्फ वही लिखा जो जो हमें गिवन दे रखा है, जो क्वेश्चन ने हमें बोला था वो हमने लिख दिया। अब बात करते हैं प्रूफ करने की। तो अब आप देखो डायग्राम को, तो यहाँ पे आप देखो, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो वेट होता है ना वो हमेशा मिडल पॉइंट से जो है वो गिरता है या नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो मिड पॉइंट है, इसको मैंने मिड पॉइंट ले लिया, नाम इसको दे दिया जी पॉइंट। तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ वेट आ रहा है W नाम से, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये जो AB रोड है ना, A पॉइंट पे इसका मैंने वो ले लिया
नॉर्मल ले लिया तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे आएगा कुछ इस तरीके से, और इस नॉर्मल को मैंने एस नाम दे दिया। बी पॉइंट पे नॉर्मल मैंने यही ले लिया, इसी के ऊपर ले लिया, और इसको नाम मैंने दे दिया आर, नॉर्मल रिएक्शन जो आपकी होती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे आप लिख दो, लेट द लाइन्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, लेट द लाइन्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस एस एट ए पे एस रिएक्शन हो रही है और बी पे आर हो रही है, तो आर एट बी मीट इन ओ, ओ पर जो है वो मीट करती है, और जो इनका मिड पॉइंट है वो हमने जी लिया है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे लेट जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, वो है जी। उसके बाद अब डब्ल्यू फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इतना हमें समझ में आता है। अब एंगल बी ओ जी देखो, बी ओ जी, अब ये ए बी सी का है, बी ये रहा हमारा, ओ मैंने इसको नाम दे दिया, और जी ये रहा, तो बी ओ जी ये वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसे ध्यान से देखो, रुको, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन जो है वो इस पे परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे मैंने बी ओ जी को लिख दिया 90 डिग्री। अब एंगल ए ओ जी की बात करें तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ए ओ जी, ए ओ जी ये वाला एंगल, ये हमें थीटा दे रखा है, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और एंगल ए बी हो तो हमें गिवन दे ही रखा है कि अल्फ़ा है, ए बी ओ, आप डायग्राम में देखो ए बी ओ, ये वाला एंगल तो हमें अल्फ़ा दे ही रखा है, तो एंगल इसकी वजह से ओ जी बी जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ओ जी बी देखो, ओ जी बी अगर इतना अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल का छोटे वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अब समझने वाली बात ये है, अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम पढ़ा है ना, वो इसमें कैसे अप्लाई हो सकता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो ए ओ बी, ये जो है ओ जी ये डिवाइड कर रहा है 2a को दो पार्ट्स में, एक ये m है और एक ये n है, तो उसी थ्योरम का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय, उस थ्योरम का कोई नेम तो है नहीं, तो m माइनस n या फिर m प्लस n थ्योरम आप लिख सकते हो इसको, थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ बी में हम इसे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इसे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m प्लस n, मतलब दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पूरा 2a है। 2a हमने क्यों लिया था, ताकि हमें इनका मिड पॉइंट लेने में आसानी हो, इनका आधा आधा करने में आसानी हो। g मिड पॉइंट है, तो इतना हिस्सा भी a हो जाएगा, इतना हिस्सा भी a हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा m प्लस n होता है ना, तो a प्लस a हो जाएगा। फिर कॉट अपोजिट एंगल ले लेंगे 90 माइनस अल्फ़ा। अगर वो आपको थ्योरम समझ में आ गया ना, तो आपको जो मैं लिख रही हूँ ना अभी, वो आसानी से जो है वो समझ आ रहा होगा। और अगर थ्योरम समझ नहीं आया ना, तो पहले थ्योरम को समझो, एक बार देखो, दो बार देखो, जितनी बार आपको देखना है देखो, थ्योरम को समझो, उसके बाद आपको बहुत ईजीली जो है वो क्वेश्चंस निकल जाएंगे आपसे। ए से ए कट गया, तो ये आ जाएगा 2 tan अल्फ़ा बराबर tan थीटा के, यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, तो हैंस, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो बहुत इजीली क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बीम है हमारे पास, हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स। तो डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम जो है वो लगने वाली है। उसमें हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो m और n होते हैं, इसमें जो पार्ट्स है वो a और b दे रखा है। इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ स्मूथ स्फेयर, और ये जो बीम है ना, इसको कहाँ रखा गया है, एक स्फेयर के अंदर रखा गया है, ठीक है। पहले इतना डायग्राम हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ कि ये जो बीम है ना, इसको मैं ए बी लेके चल रही हूँ, लेट ए बी द बीम। ये जो बीम हमें बोली है ना, इसको मैं ए बी लेके चल रही हूँ, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको मैं जी ले लेती हूँ, ग्रेविटी जी, ठीक है, अच्छे से रिलेशन बन रहा है। एंड जी इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको मैं ले लेती हूँ जी। तो इतना फिगर पहले बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा स्फेयर, ठीक है,
और इसके अंदर मैं यहाँ पे लेकर चल रही हूँ कि एक बीम है, मान लो ऐसे जा रही है बीम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसका जो मिड पॉइंट है वो जी हो गया। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, इट डिवाइड्स इट इनटू टू पोर्शन ए एंड बी, ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ए और बी में। इसका मतलब अगर ये सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं है, इसको मैंने सी नाम दे दिया, तो ये जो है ना ये लाइन ए रेशियो बी में डिवाइड कर रही है, इसको मैंने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, अब कहता है कि अगर थीटा जो है वो इंक्लिनेशन है, एंगल बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, इन दी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो थीटा एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ का मतलब है कि अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल जा रही होगी तो ये एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल इसमें देखने में परपेंडिकुलर लग रही है, पर ये जो सेंटर है ना ये बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन पे आएगा, बिल्कुल इस तरीके से आएगा, तो ये पूरा 90 हो जाएगा, और इतना थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और क्या कह रहा है और दूसरा ये कह रहा है कि जो 2 अल्फा एंगल है ना, 2 अल्फा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द बीम एट द सेंटर ऑफ स्फेयर। इस बीम के द्वारा सेंटर ऑफ स्फेयर पे जो एंगल बन रहा है वो 2 अल्फा बन रहा है, तो ये आधे आधे बनते हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये भी अल्फ़ा हो गया, तभी तो मिलके 2 अल्फ़ा बना रहे हैं। और प्रूव करो कि जो tan थीटा होगा वो b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए इंटू tan अल्फ़ा के बराबर होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो आई होप डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार डायग्राम को देख लो अच्छे से, हमने क्या लिया है, किसको लिया है, कौन सा एंगल लिया है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ कि पहले तो हमने ये बता दिया कि ए बी जो है वो बीम है और जी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब एंगल जो जो दे रखे हैं वो लिख दो। तो एंगल ए सी बी मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी ये मेरा 2 अल्फ़ा है। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए सी जी भी अल्फ़ा हो जाएगा और एंगल जी सी बी या बी सी जी भी अल्फ़ा हो जाएगा। इन्हीं को ही मैंने अलग अलग करके लिख दिया, जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई है उसी को ही लिखा है। और सी ए बी अगर इसमें हम देखें तो सी ए बी ये क्या हो जाएगा, मेरा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकल आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। और ये वाला एंगल भी आप ऐसे ही निकाल लो, सी बी ए। ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी यही हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो एंगल सी ए जी या सी ए बी भी लिख सकते हो, सी ए जी इक्वल टू एंगल सी बी जी, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम को इजीली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल m माइनस एन थ्योरम, या सिर्फ m माइनस एन थ्योरम भी लिख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिकल m माइनस एन थ्योरम क्या मिल गया हमें, दोनों का पार्टीशन को ऐड करना है a प्लस बी, फिर हमें कॉट लेना है दूसरे एंगल के सी जी बी, और फिर उन दोनों को अलग अलग लेना है, और कॉट का जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा, माइनस ए कॉट एंगल सी जी और बी। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना? ठीक है भाई, कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब देखो ये a प्लस बी है, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी एंगल की हमें ज़रूरत थी ना हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, b कॉट ये भी 90 माइनस अल्फ़ा है, और माइनस अल्फ़ा कॉट ये है 90 माइनस अल्फ़ा। तो अब देखो यहाँ पे इसको मैंने a प्लस बी रहने दिया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan थीटा, यहाँ पे भी है, इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, tan अल्फ़ा, माइनस यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे a आएगा ना, a है यहाँ पे a, इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, tan अल्फ़ा, दोनों में tan अल्फ़ा कॉमन है तो ये हो जाएगी tan थीटा की वैल्यू, यहाँ से tan अल्फ़ा को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, b माइनस ए बच जाएगा, और यहाँ a प्लस बी था इसको भी डिवाइड कर दो। तो जो हमें प्रूफ करना था वो इजीली आ गया है, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए, इसको हम उसी फॉर्म में लिख रहे हैं जिस फॉर्म में हमें प्रूफ करना है, tan अल्फ़ा।
आप लोग देख सकते हो, हमें यही प्रूव करना था, tan थीटा इक्वल टू b माइनस ए अपॉन b प्लस ए इंटू tan अल्फ़ा। तो प्रूव करने वाले ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से बेसिकली, या फिर नहीं तो थ्योरम आ सकते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वर्किंग रूल्स भी देख लेंगे एक बार। तो अब हम कंडीशंस की तरफ बढ़ते हैं कि जब कोप्लैनर फोर्सेस आपको दे रखे हो बहुत सारे, मतलब नंबर ऑफ कोप्लैनर फोर्सेस दे रखे हो, तब वो इक्विलिब्रियम में कब होंगे, उसकी कुछ कंडीशन होंगी ना। तो वो कंडीशन हम निकालने के लिए यहाँ पे 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। 3 फॉर्म में हमारी उसकी कंडीशंस जो है वो कवर हो जाएंगी। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ सिस्टम ऑफ कोप्लैनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम आर। फर्स्ट फॉर्म कहती है कि मेरे पास ऐसी 3 कंडीशन है जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कुछ या थोड़े ज़्यादा कोप्लैनर फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे, उस केस में मेरे पास 3 कंडीशन है जो नेसेसरी भी होनी चाहिए और सफिशिएंट भी है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन ये है, अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें क्या करेंगे, जो भी हमें फोर्स दे रखा होगा उसको हम 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। ये तो आप पहले भी करते आ रहे हो, जब हमारे पास फोर्स होता था तो हम क्या करते थे, एक इसका हॉरिजॉन्टली निकालते थे और एक इसका रिजॉल्व पार्ट वर्टिकल निकालते थे। एक हम एफ साइन थीटा लेते थे, एक हम एफ कॉस थीटा लेते थे। तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग होता था, एक वाई एक्सिस के अलोंग होता था। ठीक है, तो पहला ये कह रहा है कि अगर ऐसा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द फोर्सेस अलोंग ओ एक्स इज 0। तो ये जो ओ एक्स होगा ना, इसके अलोंग जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा, मतलब कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 होगा। वाई के अलोंग लोगे तो भी 0 होगा, मतलब वाई इक्वल टू 0 होगा। और जो इन दोनों के मूवमेंट का सम होगा, उनको मैंने मान लिया कि वो जी से ना डिनोट कर रहे हैं हम, तो इन दोनों के जो मूवमेंट होंगे उनका जो सम होगा वो हम जी से डिनोट कर रहे हैं, वो भी 0 होगा। ठीक है, ये हमें याद रखनी है कंडीशंस। सेकेंड फॉर्म कहती है अ सिस्टम ऑफ कोप्लैनर फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब कोप्लैनर फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होंगे इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन देयर प्लेन वैनिश सेपरेटली। क्या कह रहा है, जब एक प्लेन आपको दे रखा हो, जैसे मैंने ये एक प्लेन ले लिया, ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखे हैं, 3 कोप्लैनर फोर्सेस दे रखे हैं। 3 कोप्लैनर जो है वो फोर्सेस दे रखे हैं जो कि आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। तो इन फोर्सेस का जो मूवमेंट्स हम निकालेंगे, उस मूवमेंट्स का जो सम होगा वो किसी भी 3 कोलिनियर पॉइंट होते हैं जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हो, तो 3 कोलिनियर पॉइंट के अबाउट जो इन तीनों का मूवमेंट होना चाहिए वो हमेशा 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड फॉर्म थी। थर्ड फॉर्म क्या कहती है, ये भी कुछ इसी तरीके की है, सिस्टम ऑफ कोप्लैनर फोर्सेस शैल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस about any 2 points in their plane vanish separately and the algebraic sum of resolved part be 0 in any direction not perpendicular to the line joining the 2 points। सेकेंड फॉर्म में हमने ये पढ़ा ना, तो जो थर्ड फॉर्म हो रही है वो ये कह रही है कि नहीं, 3 पॉइंट भी नहीं, अगर तू 2 पॉइंट पे भी यहाँ पे मुझे दिखा देता है ना कि इसका सम जो है मूवमेंट्स का वैनिश हो रहा है, इन तीनों का किसी 2 पॉइंट पे भी दिखा देता है ना, तब भी मैं मान जाऊँगा। तो थर्ड फॉर्म ना सेकेंड फॉर्म का ही थोड़ा एडवांस रूप है, ये कह सकते हो आप लोग। और जो रिजॉल्व्ड पार्ट है ना वो हमेशा 0 होना चाहिए, कोई भी डायरेक्शन हम ले, हमेशा फोर्सेस का जो रिजॉल्व पार्ट है वो हमेशा 0 रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों पॉइंट को, इसके परपेंडिकुलर कभी भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये तीनों फोर्सेस का जो भी रिजॉल्व पार्ट हम निकालेंगे वो इनके परपेंडिकुलर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये तो कंडीशंस थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपकी बुक में कुछ वर्किंग रूल्स दे रखे हैं कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक बार हम उन पे नज़र मार लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला रूल आपको कहता है नीट एंड क्लियर फिगर, मतलब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना स्टैटिक्स में, तो ये चीज़ कंपलसरी है कि आपको फिगर बनाना ही है। जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे आपको समझ नहीं आएगा कि हमें क्या गिवन दे रखा है या हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर एक नीट एंड क्लियर फिगर बनाना है ताकि आप भी उसे देख के समझ पाओ कि आपको
क्या क्या उसमें गिवन दे रखा है या क्या क्या फाइंड करना है। जितने भी फोर्सेस आपको दे रखे हैं वो सारे आपको उस फिगर के अंदर लिखने हैं, और अगर इसके अलावा कोई और ज्योमेट्रिकल रिलेशन दे रखा है तो वो भी उसमें दर्शाना है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, उसमें 2 साइड इक्वल है, तो आप इक्वल के साइन से उनको दर्शा सकते हो। जैसे ये ट्रायंगल है, इस तरीके का साइन बना सकते हो, तो इसे देख के पता चल जाएगा कि हाँ वो दोनों साइड इक्वल है। हमेशा जब भी हम रिजॉल्व कर रहे होंगे किसी भी फोर्स को, तो हम क्या करेंगे, 2 ही डायरेक्शन, 2 ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे। जैसे ये फोर्स है तो इसकी 2 डायरेक्शन लेंगे, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, ये पॉइंट ओ हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये फोर्स हो गया। तो एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे जिसको हम ओ एक्स नाम दे रहे हैं, और एक वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं जिसको हम वाई नाम दे रहे हैं। तो हमेशा हर केस में इसका जो सम होगा ना वो हमेशा 0 होगा, इसका सम भी 0 होगा, और इसके जो मूवमेंट्स होंगे उनका अलजेब्रिक सम भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर अगर कोई रॉड हम प्लेस करते हैं पेग के ऊपर, तो रिएक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा रोड के। इसका मतलब है जैसे अगर आप कोई रॉड लेते हो, मैंने ये रॉड ले ली, इसको मैं एक पेग के ऊपर प्लेस कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे आपने एक पेग रखा है, ठीक है, उसके ऊपर आपने इसको रख रखा है, तो इसकी जो रिएक्शन होगी ना, इसकी रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस रोड के। मतलब इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी, या फिर ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, और अगर रोड को प्लेस करा जाता है फ्लोर के ऊपर या फिर किसी वॉल के अगेंस्ट, तो जो रिएक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी, जैसे ये था ना। तो अभी इस केस में बोला है कि अगर किसी फर्श पर रखा जाता है, जैसे ये फर्श ले लिया या फिर वॉल ले ली, तो इस पर अगर रोड को रखते हो तब इसके परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी हमें रिएक्शन, और अगर इस वॉल के अगेंस्ट रोड को रखते हो तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर इसकी नॉर्मल रिएक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आता है। उसके बाद अगर किसी स्फेयर के अंदर रखते हैं, जैसे ये स्फेयर मैंने ले रखा है, इसके इनसाइड में मैंने रोड को प्लेस कर दिया, तो जो रिएक्शन होगी एट द एंड पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्फेयर, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना उससे इसकी नॉर्मल रिएक्शन पास करेगी। तो मतलब ये रोड यहाँ होने की बजाय यहाँ कहीं होगी, थोड़े डिस्टेंस पे होगी, ताकि परपेंडिकुलर क्लियरली विजिबल हो। और रिएक्शन अगर हिंग पे हमने रोड को रखा है तो जो रिएक्शन होगी वो एडजस्टेबल होगी, उसको हम इधर उधर जो है वो मूव कर पाएंगे, एडजस्टिंग टाइप होगा उसका। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, 3 कोप्लानर फोर्सेस के वजह से जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है और 2 फोर्स उसमें से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो रिएक्शन होगी ना वो भी इंटरसेक्शन पॉइंट से जो है वो पास करेगी। जैसे 3 कोप्लानर फोर्सेस ले रखे हैं जिसमें से ये दोनों है वो मीट कर रहा है, तो जो इनकी रिएक्शन होगी ना वो भी इसी पॉइंट से जो है वो गुजर रही होगी, जहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन होगी वो इस पॉइंट से गुजर रही होगी। इन केस 2 फोर्सेस आर पैरेलल, अगर 2 फोर्स पैरेलल हैं तो जो रिएक्शन होगी हिंग के ऊपर वो भी इनके पैरेलल होगी। मान लो यहाँ कहीं है रिएक्शन तो ये भी तो इनके पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ वर्किंग रूल्स थे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है इस पर बेस्ड। अब इसका ना एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने नहीं आते। तो एक ये क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें आपको क्या बोला है, एक यूनिफॉर्म लैडर है जो कि रेस्ट पे है और एंगल बनाती है अल्फ़ा, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने पीछे आपके लिए पहले से ही यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। ये रहा। ठीक है, एक रॉड ले ली मैंने जिसका नाम मैंने ए बी दे दिया, और इसका जो वेट होगा रॉड का वो मैंने डब्ल्यू मान लिया। तो वेट हमेशा मिड पॉइंट पे जो है वो एक्ट करता है डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे आप इसको जी नेम दे दो। यहाँ पे मैंने लिखा है लेट ए बी द लैडर। इसकी लेंथ मैंने क्या मान ली? इसकी लेंथ मैंने मान ली 2a। ये जो है ना इसकी लेंथ मैंने क्या मानी है? 2a मान ली। ठीक है, और ये अल्फ़ा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये जो जी है वो इसका मिड पॉइंट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमेशा मिड पॉइंट जो है वो वेट जो है वो डाउनवर्ड्स जाता है। और टी मैंने इसकी टेंशन मान ली। हमें क्वेश्चन में ये गिवन भी दे रखा है यहाँ पे आप लोग देखो, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को गिवन दे रखा है। ये सारा तो क्वेश्चन हो गया जितना मैंने अभी बताया। दूसरा ये कह रहा है कि जो लोअर एंड है उसका वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है और जो अपर एंड है वो वर्टिकल वॉल से अटैच है। तो आप इसमें देखो, ये जो है ना ये रोड है, ठीक है, इसका एक एंड, ये वाला एंड जो है ये वर्टिकल वॉल से अटैच है और ये वाला एंड जो है वो हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। और हॉरिजॉन्टली यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके ओ पॉइंट तक मैंने एक स्ट्रिंग से
या आप कह सकते हो किसी धागे से इसको बांध दिया, तो जो इसका टेंशन होगा जो यहाँ पे लग रहा है, ये टेंशन T, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट T बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और R और S मैंने इसके रिएक्शन ले लिए, जो रॉड के रिएक्शन होंगे ना, नॉर्मल रिएक्शन, इसका मैंने S ले लिया, इसका मैंने R ले लिया। W और W डैश मैंने वेट मान लिए, जो रॉड के वेट है। तो इस रॉड के इस पॉइंट का ये और ये पैरेलल है, तो इसका जो भी रिएक्शन होगा वही इसका टेंशन होगा। तो T इक्वल टू R ले लिया, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब W क्या है, वेट है इसका, और W डैश क्या है कि यहाँ पे एक मैन खड़ा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब जो W और W डैश होगा, W क्या है, इसका वेट है, और W डैश क्या है, एक मैन यहाँ पे है, उसका वेट आ रहा है लेडर के ऊपर, वो W डैश है। तो ये जो हमेशा होगा ना, इसका सम दोनों वेट का इसके टेंशन के बराबर होगा, या रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा रॉड के। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इस ए पॉइंट पे अगर आप मोमेंट निकालते हो इस पूरी रॉड का, या इन तीनों अलग अलग फोर्सेस का, या कितने हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों फोर्सेस का, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें आप सॉल्व कर लोगे, जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन ले लोगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दोगे, तो इससे आर की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। हमें पता है, हमने यहाँ पे निकाला था टी आर बराबर है, तो अगर आर की वैल्यू ये है तो टी की वैल्यू भी यही होगी, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। अब दो केस हो सकते हैं, एक तो वो केस जब डब्ल्यू डैश जो है वो 0 के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे कोई वेट इसका नहीं लग रहा, और दूसरा केस क्या होगा कि जब ये आधा होगा W के। तो पहला केस मैंने यहाँ पे लिया, तो पहले केस के अकॉर्डिंग ये T की वैल्यू है, यहाँ पे आप W डैश की जगह 0 पुट कर दोगे तो आपकी टेंशन आ जाएगी। दूसरा W डैश जब वेट का आधा होगा तब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे, मतलब W डैश की जगह 1/2W पुट करोगे, तो आपका सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने चैप्टर 5 को जो है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है वो करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।